नमस्कार दोस्तों, जरा कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में एक सवाल रखिए। अगर भारत के पास पहले से ही ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जिसकी पहुंच में पूरा पाकिस्तान और चीन के लगभग सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाने आ जाते हैं, तो फिर भारत को 10 शून्य या 12 शून्य किलोमीटर तक मार करने वाली एक और नई मिसाइल की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? अगर अग्नि 5 ही बीजिंग से लेकर चीन के दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक केंद्रों तक पहुंचने की क्षमता रखती है, तो फिर दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ बार बार अग्नि 6 का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या भारत का भविष्य का रणनीतिक निशाना केवल पाकिस्तान और चीन तक सीमित नहीं है? क्या नई दिल्ली अब अपनी सैन्य ताकत का दायरा एशिया से बाहर लेकर जाने की तैयारी कर रही है? और क्या यही वह रहस्य है जिसकी वजह से इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक भारत के मिसाइल कार्यक्रम को बेहद करीब से देखा जा रहा है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें आधिकारिक घोषणाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की खामोशी। क्योंकि रक्षा की दुनिया में कई बार जो बात खुले मंच से नहीं कही जाती, असली संदेश उसी के अंदर छुपा होता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी मिसाइल लॉन्च से नहीं होती, बल्कि एक सवाल और उसके जवाब से होती है। अग्नि 6 को लेकर लंबे समय से रक्षा हलकों में चर्चाएं चलती रही हैं। कभी इसकी संभावित रेंज को लेकर दावे सामने आते हैं, कभी इसके आकार और लॉन्च प्लेटफॉर्म को लेकर अटकलें लगाई जाती हैं, और कभी विदेशी रणनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठाते हैं कि भारत अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता की दिशा में कितनी दूर पहुंच चुका है। मामले में बहुत सीमित जानकारी सामने आती रही है। यही सीमित जानकारी दुनिया की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जिस हथियार की पूरी जानकारी आपके सामने हो, उसके खिलाफ रणनीति बनाई जा सकती है, उसकी रेंज का हिसाब लगाया जा सकता है, उसके संभावित लॉन्च एरिया खोजे जा सकते हैं और उसके खिलाफ इंटरसेप्शन प्लान तैयार किया जा सकता है। लेकिन उस हथियार का क्या करेंगे जिसकी वास्तविक क्षमता के बारे में आपको सिर्फ अनुमान लगाना पड़े? रणनीतिक मामलों की दुनिया में इसे स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी यानी रणनीतिक अस्पष्टता के नजरिए से देखा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने विरोधी को अपनी पूरी क्षमता नहीं बताते, आप उसे केवल इतना महसूस कराते हैं कि आपके पास उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकत हो सकती है। अब दुश्मन के सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। अगर वह भारत की क्षमता को कम आंकता है और उसका अनुमान गलत निकलता है, तो युद्ध की स्थिति में इसकी कीमत बेहद भारी हो सकती है। और अगर वह भारत की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंकता है, तो उसे अरबों डॉलर अपने मिसाइल डिफेंस, सैटेलाइट सर्विलांस और न्यूक्लियर फोर्स के विस्तार पर खर्च करने पड़ेंगे। यानी दोनों परिस्थितियों में रणनीतिक दबाव विरोधी के ऊपर आता है। और यही कारण है कि अग्नि 6 को लेकर भारत की खामोशी अपने आप में चर्चा का विषय बन चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में होने वाली चर्चाओं को समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के कई रक्षा विश्लेषक लंबे समय से भारत के मिसाइल कार्यक्रम को केवल पाकिस्तान के खिलाफ तैयार की जा रही क्षमता के रूप में नहीं देखते। उनके मुताबिक भारत का मिसाइल कार्यक्रम धीरे धीरे एक बड़े रणनीतिक परिवर्तन से गुजर रहा है। इसकी वजह बेहद साफ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 10 शून्य या 12 शून्य किलोमीटर की मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि चीन के खिलाफ भी भारत की मौजूदा लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता पहले से गंभीर रणनीतिक प्रतिरोध पैदा करती है। तो फिर अगली पीढ़ी की लंबी दूरी वाली मिसाइल का उद्देश्य क्या हो सकता है? दोस्तों, यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी को बेहद दिलचस्प बना देता है। लेकिन अग्नि 6 की चर्चा को समझने से पहले हमें समुद्र की गहराइयों में जाना होगा, क्योंकि संभव है कि भारत की भविष्य की मिसाइल तकनीक का एक महत्वपूर्ण संकेत जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के नीचे विकसित हुई क्षमताओं से जुड़ा हो। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया है। के सीरीज की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। दोस्तों, पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च करना सुनने में जितना आसान लगता है, तकनीकी रूप से यह उससे कई गुना ज्यादा जटिल होता है। मिसाइल को सीमित जगह में रखना पड़ता है, उसके वजन और आकार को नियंत्रित करना पड़ता है, लॉन्च के शुरुआती चरण में समुद्री वातावरण की चुनौतियों को पार करना पड़ता है, और इसके बाद मिसाइल को अपने निर्धारित उड़ान मार्ग पर जाना होता है। यही कारण है कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में प्रगति किसी भी देश की रॉकेट मोटर, सॉलिड प्रोपेलेंट, कंपोजिट मटेरियल और गाइडेंस क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताती है। विदेशी रणनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि भारत ने के सीरीज और अग्नि सीरीज के अलग अलग कार्यक्रमों से जो तकनीकी अनुभव हासिल किया है, उसका प्रभाव भविष्य के लंबी दूरी वाले मिसाइल डिजाइन पर दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी सार्वजनिक दस्तावेज में अग्नि 6 की पूरी तकनीकी संरचना घोषित कर दी गई है।
लेकिन रक्षा विश्लेषण की दुनिया में अलग अलग तकनीकी उपलब्धियों को जोड़कर भविष्य की संभावित दिशा का अनुमान लगाया जाता है, और इसी अनुमान ने पाकिस्तान तथा चीन के रणनीतिक समुदायों में नई बहस को जन्म दिया है। अब कहानी में एंट्री होती है मिशन दिव्यास्त्र की। दोस्तों, यही वह मोड़ था जब भारत ने अग्नि 5 के साथ MIRV तकनीक के परीक्षण की घोषणा करके दुनिया को एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश दिया। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में समझें तो एक मिसाइल के जरिए एक से अधिक री एंट्री व्हीकल को अलग अलग लक्ष्यों की दिशा में भेजने की क्षमता। दोस्तों, पुरानी सोच में एक बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब एक मुख्य लक्ष्य माना जाता था, लेकिन MIRV इस पूरे गणित को बदल देती है। अब डिफेंस सिस्टम के सामने केवल एक आने वाला लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उसे एक साथ कई संभावित री एंट्री ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना पड़ सकता है। यही वजह है कि MIRV तकनीक को रणनीतिक मिसाइल क्षमता में एक बड़ा परिवर्तन माना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने अग्नि 5 प्लेटफॉर्म पर MIRV से जुड़ी तकनीकी क्षमता प्रदर्शित की है, तो भविष्य की अगली पीढ़ी की मिसाइलों में किस तरह के सुधार संभव हो सकते हैं? क्या ज्यादा पेलोड क्षमता विकसित होगी? क्या बेहतर गाइडेंस सिस्टम आएगा? क्या हल्के कंपोजिट मटेरियल मिसाइल की रेंज को बढ़ाने में मदद करेंगे? क्या पोस्ट बूस्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस बनाया जाएगा? दोस्तों, यही वे सवाल हैं जिनके जवाब भारत ने दुनिया को सार्वजनिक रूप से नहीं दिए हैं, और शायद यही वजह है कि विदेशी रक्षा विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ एक बात बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया और कुछ सनसनीखेज रिपोर्टों में अग्नि 6 के साथ 10, 12 या उससे भी ज्यादा वॉरहेड्स की संख्या जोड़ दी जाती है, लेकिन जब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, ऐसी संख्याओं को पक्की सच्चाई मानना सही नहीं होगा। मगर रणनीतिक चिंता केवल संख्या को लेकर नहीं है। असली चिंता यह है कि भारत अब MIRV तकनीक के क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता प्रदर्शित कर चुका है। यानी अब सवाल यह नहीं है कि भारत इस दिशा में काम कर सकता है या नहीं। असली सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में भारत इस तकनीक को कितनी दूर तक लेकर जाएगा। और दोस्तों, यही दुनिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का गणित मुश्किल होने लगता है। अमेरिका का थाद हो, रूस के उन्नत एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, या चीन के विकसित किए जा रहे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क, इन सभी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है सही समय पर सही लक्ष्य की पहचान करना। किसी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना वैसा नहीं है जैसे आसमान में उड़ रहे सामान्य विमान को ट्रैक करना। यहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी, बेहद तेज गति, उड़ान के अलग अलग चरण और बेहद कम प्रतिक्रिया समय का गणित शामिल होता है। अगर एक मिसाइल से कई री एंट्री व्हीकल अलग होते हैं, तो डिफेंस नेटवर्क को एक साथ कई ट्रैक संभालने पड़ते हैं। और अगर भविष्य में पेनिट्रेशन एड्स या डिकॉय जैसी क्षमताएं जुड़ती हैं, तो वास्तविक खतरे की पहचान और कठिन हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि दुनिया का हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम अचानक बेकार हो जाएगा। दोस्तों, वास्तविक सैन्य तकनीक फिल्मों की तरह काम नहीं करती, जहां एक नया हथियार आते ही पुराने सभी हथियार लोहे के कबाड़ में बदल जाते हैं। असली दुनिया में यह लगातार चलने वाली तकनीकी दौड़ है। एक देश MIRV विकसित करता है तो दूसरा देश बेहतर सेंसर और इंटरसेप्टर बनाता है। कोई देश हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी पर काम करता है तो उसका विरोधी स्पेस बेस्ड ट्रैकिंग नेटवर्क मजबूत करता है। यानी हथियार और रक्षा प्रणाली के बीच यह मुकाबला कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि MIRV को बंदे बरे बंदा ने दो लगातार बोड़त यारवी MIRV को बंदा ने बनाने वाले है और MIRV को बदल बंदा ने बनाने वाले है। जैसी क्षमता डिफेंडर की समस्या को कई गुना जटिल बना सकती है, और यही भारत के रणनीतिक प्रतिरोध को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण पहलू है। अब दोस्तों, इस कहानी का तीसरा हिस्सा और भी ज्यादा रहस्यमय है, और वह है मोबाइल लॉन्च क्षमता। किसी भी परमाणु प्रतिरोध व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत केवल मिसाइल की रेंज नहीं होती, बल्कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी होती है। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन के पहले हमले के बाद आपकी कितनी मिसाइलें सुरक्षित बच सकती हैं। अगर आपकी सभी मिसाइलें कुछ निश्चित और पहले से पहचाने गए ठिकानों पर रखी हैं, तो विरोधी युद्ध की शुरुआत में उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आपकी मिसाइलें मोबाइल हैं, उनकी लोकेशन लगातार बदल सकती है और वे कैनिस्टराइज्ड सिस्टम के जरिए कम समय में लॉन्च के लिए तैयार हो सकती हैं, तो विरोधी की समस्या बेहद कठिन हो जाती है। भारत ने अग्नि सीरीज में कैनिस्टराइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। कैनिस्टर आधारित मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा लाभ यह होता है कि मिसाइल को नियंत्रित वातावरण में रखा जा सकता है और ऑपरेशनल रेडीनेस बेहतर हो सकती है। इसके साथ रोड कंट्री ऑफ एक सत्ता करवाया गया है। मोबाइल या संभावित दूसरे मोबाइल प्लेटफॉर्म की चर्चा रणनीतिक विश्लेषकों के बीच लंबे समय से होती रही है। रेल मोबाइल क्षमता को लेकर भी कई तरह की अटकलें सामने आती हैं। हालांकि अग्नि
छह से जुड़ी किसी विशिष्ट ऑपरेशनल रेल तैनाती की सार्वजनिक पुष्टि बेहद सावधानी से देखी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली मुद्दा रेल या सड़क नहीं है, असली मुद्दा है मोबिलिटी। क्योंकि एक मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स को खोज पाना, लगातार ट्रैक करना और पहले हमले में पूरी तरह नष्ट कर देना बेहद कठिन हो सकता है। भारत जैसे विशाल देश में यह चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। हजारों किलोमीटर लंबा भूभाग, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र और व्यापक परिवहन नेटवर्क किसी भी विदेशी सर्विलांस सिस्टम के लिए लगातार निगरानी को मुश्किल बनाते हैं। सैटेलाइट शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे जादुई आंखें नहीं हैं जो हर सेकंड हर जगह सब कुछ देख सकें। उनके ऑर्बिटल पैटर्न होते हैं, सेंसर लिमिटेशन होती हैं और डेटा प्रोसेसिंग की अपनी चुनौतियां होती हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियां अपनी रणनीतिक मिसाइलों की सर्वाइवेबिलिटी पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं।